ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आकिब सैफी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं, तो वो संभवतः पहले वो जो पहली वीडियो है, पहली दूसरी, इन वीडियो को देख करके तब इस वीडियो पर आएँ। उससे क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और फिर चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या बताया था? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। इतनी बात हमारी हो गई थी आपसे। शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि ये जो शिक्षण है ये शिक्ष धातु से मिलकर के बना है। ठीक है, ये जो शिक्षण है ये शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या? सीखना। जिसका अर्थ होता है सीखना। ठीक है, उसके बाद हमने अभिक्षमता देखा था। अभिक्षमता को हम कहते हैं, अभिक्षमता का अर्थ होता है उन्मुखीकरण। ठीक है, उन्मुखीकरण। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होती है सीखने की प्रक्रिया में किसी भी विषय वस्तु के साथ उन्मुखीकरण या उस वस्तु के साथ उन्मुख होना, उस वस्तु के साथ उन्मुखीकरण को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर हुई? चलिए, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को स्पष्ट है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? समस्या आती है। ठीक है, जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले क्या आती है? समस्या आती है। और उस समस्या के समाधान के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं। ठीक है, उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? उसके बाद हमने बताया था शिक्षण कार्य करने के पश्चात हम क्या करते हैं? अंत में मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अंत में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी आपसे, यहाँ तक आप सबने समझ लिया था। उसके बाद हमने बताया था कि शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला गोला जो होता है, कहाँ गया? शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला गोला जो होता है वो क्या होता है? फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, फिर पांचवा गोला। ठीक है, पहला जो गोला होता है शिक्षण की प्रक्रिया में, पहला जो गोला होता है शिक्षण का अर्थ होता है। उसके बाद दूसरा गोला शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा गोला शिक्षण की अवस्थाएं। तीसरा गोला शिक्षण की अवस्थाएं। उसके बाद चौथा गोला शिक्षण के स्तर और पांचवा गोला शिक्षण व्यूहरचना। ठीक है, शिक्षण व्यूहरचना। ठीक है, यहाँ तक हमने आपसे बात कर ली थी। तो इसमें हमने शिक्षण का अर्थ देख लिया था। ठीक है, हमने शिक्षण का अर्थ देख लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे शिक्षण के उद्देश्य की। किसकी बात कर रहे थे? शिक्षण के उद्देश्य की। तो हमने बताया था कि शिक्षण का जो उद्देश्य है
पहले के समय में शिक्षण का उद्देश्य पढ़ना था, लेकिन आज का जो समय है, आज के समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, ये हमारी बात होगी आपसे, यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। ठीक है, कैसा विकास करना है? सर्वांगीण विकास करना है। अब चलिए, अब सर्वांगीण विकास में हमने बहुत सारे विकास देखे थे। सर्वांगीण विकास में हमने बहुत सारे विकास देखे थे। उन विकासों को देख लें एक बार, उन विकासों को देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था शारीरिक विकास। सबसे पहले हमने देखा था शारीरिक विकास। उसके बाद देखा था मानसिक विकास। उसके बाद देखा था सामाजिक विकास। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद देखा था सामाजिक विकास हो गया। देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास इत्यादि, चारित्रिक विकास इत्यादि या भाषाई विकास इत्यादि बहुत सारे विकास हमने देख लिए थे। ठीक है, इसको भी छोटा कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। चलिए, इसको साफ कर देते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था ना, यहाँ तक हमने देख लिया था। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? शारीरिक विकास की। हमने बात की थी आपसे शारीरिक विकास की। फिर हम बात कर रहे थे किसकी? मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास में हम मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें देखी थी। ठीक है, मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें देखी थी। वो तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मानसिक विकास, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं मानसिक विकास। इस मानसिक विकास में हमने 3 चीज़ें देखी थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? पहली चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ थी बुद्धि। ठीक है, उसके बाद दूसरा था व्यक्तित्व। ठीक है, और उसके बाद तीसरा था अधिगम। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हमारी हुई थी आपसे। समस्या हो रही है इसे चलाने में। चलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। हमने मानसिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? मानसिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? बुद्धि, यानी कि मानसिक विकास में बुद्धि का विकास होता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, और अधिगम जो हम सीखते हैं उसका विकास होता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे अधिगम की। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? अधिगम की। दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लें क्या? चलिए, दूसरा नहीं, इसी को रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे को। चलिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? अधिगम की। यहाँ पर लिख देते हैं अधिगम। ठीक है, अधिगम के हमने 4 कंपोनेंट्स बताए थे, कारक, 4 कारक बताए थे अधिगम के, 4 कारक। ठीक है, अब ये 4 कारक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इन 4 कारकों को देख लेते हैं, अधिगम के 4 कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला हमने बताया था उद्दीपक। ठीक है, पहला उद्दीपक। दूसरा हमने बताया था अनुक्रिया। ठीक है, तीसरा हमने बताया था अभिप्रेरणा। ठीक है, और चौथा हमने बताया था पुनर्बलन। यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक हमने सबने देख लिया था ना। चलिए, यहाँ तक हमने सबने देख लिया था। अधिगम को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे पास तो सारे जुगाड़ हैं, कुछ भी कर देंगे अब तो हम। चलिए,
इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। 4 कारक हमने देख लिए। अधिगम के कौन कौन से 4 कारक थे? उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। यहाँ तक हमने देख लिया था। उद्दीपक भी हमने 2 प्रकार का बताया था, यानी एक था हमारा उद्दीपक हमने 2 प्रकार का बताया था ना, एक था कंडीशनल और एक था अनकंडीशनल। एक था कंडीशनल और एक था अनकंडीशनल। ठीक है, स्टिमुलस बोलते हैं ना इसको, उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, पुनर्बलन को क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट कहते हैं। इन चारों कारकों की हमने विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? पीछे मिल जाएंगी। जो पहली वीडियो है और दूसरी वीडियो है, यदि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ ये चारों के चारों हमने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं। जितना हमने पढ़ा दिया है अब तक का हमने आपको बता दिया है, हमने यहाँ तक ठीक है पढ़ लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ से दूसरा पेज ले लेंगे, ऐड कर लेंगे एक और पेज इसमें। चलिए एक पेज और ऐड कर लिया हमने, फिर से आ जाते हैं और इसको यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? शिक्षण संस्थाएं की। अब हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं ये वास्तव में शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, ये क्या है? ये दर्शन है। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इन शिक्षण संस्थाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पाश्चात्य शिक्षण दर्शन। पहला है पाश्चात्य शिक्षण दर्शन और दूसरा है भारतीय दर्शन। ठीक है, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनको हमने 2 भागों में बांट लिया। पहला है पाश्चात्य दर्शन, दूसरा है भारतीय दर्शन। पहले हम पाश्चात्य दर्शन को देख लेंगे। पाश्चात्य दर्शन जो है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके भी हम 2 भाग कर सकते हैं पाश्चात्य दर्शन के। पाश्चात्य दर्शन को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन और दूसरा है मध्यकालीन। ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन। ये जो है ना आपको सारा का सारा PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो ये सारा का सारा कंटेंट जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारे हर एक सोशल मीडिया के अकाउंट का लिंक पड़ा हुआ है, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे किसकी? पाश्चात्य दर्शन की। पाश्चात्य दर्शन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। पाश्चात्य दर्शन को हम कितने भागों में? 2 भागों में बांट लेंगे। पहला क्या है? पहला है प्राचीन और दूसरा है मध्यकालीन। ठीक है, अब प्राचीन की यदि हम बात करें तो प्राचीन में कौन कौन से दर्शन आ जाते हैं? प्राचीन काल में कौन कौन से दर्शन आ जाते हैं? पहला हम लिखते हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। पहला लिखेंगे आदर्शवाद। ठीक है, पहला दर्शन कौन सा है? आदर्शवाद। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा है यथार्थवाद। ठीक है, दूसरा कौन सा है? यथार्थवाद। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा है प्रकृतिवाद। ठीक है, उसके बाद यदि हम चौथे की बात करें तो चौथा है प्रयोजनवाद। कौन सा है? प्रयोजनवाद। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको उठा करके यहाँ लिख देते हैं। ये प्राचीन हो गए, दिख तो रहा है ना आपको? ठीक है, और इसको थोड़ा सा मध्यकालीन 2 भागों में बांटा था हमने, ऐसे। चलिए ये 4 हो गए। अब प्रश्न कैसे बनता है? यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनता है, UGC नेट पूछता है सूची 1 ऐसे, सूची 1 और सूची 2 ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ दर्शन लिखे होंगे और यहाँ पर उनके प्रवर्तक आचार्य होंगे।
ठीक है। अब उनको हमें क्या करना है, मैच करना है, उन दर्शनों का उन आचार्यों से क्या करना है, मैच करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है यूजीसी के द्वारा। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज, यही पढ़ेंगे आज, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए हम बात करते हैं जो प्राचीन काल है, इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं, प्राचीन दर्शन जो हैं उनके प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं। जैसे आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है। इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, यानी कि ये आदर्शवाद किसने दिया है, यथार्थवाद किसने दिया है, प्रकृतिवाद किसने दिया है, प्रयोजनवाद किसने दिया है, इन सब की हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके प्रवर्तक आचार्य पूछे जाते हैं, यानी सामान्य रूप से क्या पूछे जाते हैं, इनके प्रवर्तक आचार्य। तो इनके प्रवर्तक आचार्य हम लिख लेते हैं। जैसे हम बात करें पहले आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद के जन्मदाता हम मान सकते हैं प्लेटो को, मान नहीं सकते हैं, यही है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो हैं। उसके बाद यथार्थवाद जो है इसके जन्मदाता अरस्तु हैं, ठीक है, अरस्तु हैं। उसके बाद चलिए इसको हम पहले छोटा कर लेते हैं, अरस्तु हैं, ये दो के हो गए। उसके बाद प्रकृतिवाद की बात आती है। प्रकृतिवाद के रूसो हैं, प्रकृतिवाद के कौन है, रूसो हैं, ठीक है। और जो प्रयोजनवाद है इसके कौन है, जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, यहाँ लगा दो इसे। तो चारों के आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन की, मध्यकालीन। अच्छा ये कौन है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ ले आओ इसे, इसको डिलीट कर दो। और अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, इधर कर दो, इधर, ठीक है। ये प्राचीन आ गया, ये आ गया क्या, प्राचीन वाला। अच्छा यहाँ पर ये जो हैं, एक मिनट, अभी शुरू में दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, पर कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा तो फिर से पेन आ जाओ, लेखनी जी कहाँ गई। चलिए इधर की तरफ जो लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये क्या हैं, ये तो हैं दर्शन, ठीक है, ये क्या हैं, दर्शन है। और इधर की तरफ जो लिखे हुए हैं, इधर की तरफ जो लिखे हुए हैं ये कौन है, ये इनके आचार्य हैं। चलिए इसको भी लिख देते हैं, ये कौन है, ये इनके आचार्य हैं। इतनी बात स्पष्ट रहेगी आपको, क्लियर है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, मध्यकालीन की। किसकी बात करेंगे, मध्यकालीन। मध्यकालीन के जो दर्शन हैं, पहला है अस्तित्ववाद, पहला है अस्तित्ववाद, ठीक है। और दूसरा है दूसरा है मार्क्सवाद, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्क्सवाद। इसको भी थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, आएगा नहीं ना ये इतना। चलिए अब इनके जन्मदाता और देख लेते हैं। जैसे अस्तित्ववाद के जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हो जाएंगे हमारे सोरेन किर्केगार्ड, ठीक है। कौन हो जाएंगे, सोरेन किर्केगार्ड, सोरेन किर्केगार्ड, सोरेन किर्केगार्ड इनके हो जाएंगे। अच्छा ये मार्क्सवाद लिखा था मैंने यहाँ पर, इसको डिलीट कर दो। अच्छा मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवाद ऐसे लिख देते हैं। समस्या आएगी थोड़ी सी, लेकिन कोई नहीं, हम देख लेंगे। मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद के जो जन्मदाता हैं, इसके एक जन्मदाता और भी हैं, उनको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक जन्मदाता और माने जाते हैं, उनको भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये हैं जियों पाल सार्थ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं
ज्यों पाल सार्थ। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देंगे। एक जन्मदाता ये आगे इसके। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद के जन्मदाता क्या हैं? मार्क्सवाद के जन्मदाता हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। इसको भी छोटा कर दें यहाँ से। ठीक है, इसके एक जन्मदाता और हो जाते हैं, एक जन्मदाता और हो जाते हैं लेनी। ठीक है, कौन हो जाते हैं? लेनिन। याद रहेगा आपको लेनिन। इसको छोटा कर देंगे। एक और हो जाते हैं लेनिन। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रहेंगी। ठीक है, यही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, यही प्रश्न आते हैं। प्रश्न कैसा आएगा? देखिए यहाँ पर, जैसे एक सूची 1 आ जाएगा। सूची 1 देखिए यहाँ पर, सूची 1 आ जाएगा लिखा हुआ, और दूसरा सूची 2 आ जाएगा। उसमें एक तरफ दर्शन लिखे होंगे और एक तरफ उनके प्रवर्तक आचार्य लिखे होंगे। तो हमें मैच करना है। हमें क्या करना है? मैच करना है। देखिए मैच कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे ऐसे लिख दिया जाएगा आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। और ये जो मैंने यहाँ क्रम से लिखे हैं ना, ये वाले, ये क्रम से नहीं होंगे। जॉन डी भी हो सकता है ऊपर हो, अरस्तु बीच में आ जाए, रूसो इधर आ जाए। तो आपको क्या करना है? मिलाना है। तो आदर्शवाद से प्लेटो को मिलाना है। ठीक है, यथार्थवाद से अरस्तु को मिलाना है, प्रकृतिवाद से रूसो को मिलाना है, प्रयोजनवाद से जॉन डी को मिलाना है। तो ऐसे आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग किसकी? भारतीय दर्शन की। चलिए एक पेज और बढ़ा लेते हैं। यहाँ से एक पेज और बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसे हटा देंगे। एक पेज और बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ से हम बात करते हैं किसकी? भारतीय दर्शन की। ठीक है, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन। अब यहाँ से इनके शब्दों को निकालेंगे। देखिए, जो भारतीय है इसको तो हम जानते हैं, भारतीय यानी कि भारत का, भारतीय यानी भारत का, दर्शन यानी दर्शन। अब हम दर्शन देख लेते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन जो शब्द है वो, दर्शन जो शब्द है ये दृश्य धातु से बना है। ठीक है, कौन सी धातु से बना है? दृश्य धातु से ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। जब हम संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन शब्दों की प्रक्रिया हमें समझाई जाती है कि कौन सा शब्द कैसे बना है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो ये जो दर्शन है ये दृश्य धातु से बना है और ल्यूट प्रत्यय करने पर बनता है। ठीक है, दर्शन शब्द का ये जो दृश्य धातु है ये किसके अर्थ में प्रयोग की जाती है? देखने के अर्थ में। ठीक है, ये जो दृश्य धातु है किसके अर्थ में प्रयोग की जाती है? देखने के अर्थ में। इतनी बात स्पष्ट है, यहाँ तक आप सभी को याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्शन की। संस्कृत में एक दर्शन के लिए बात बोली जाती है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा किसी को देखा जाए, जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाए? देखा जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम दर्शन कहते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? यहाँ तक आप सब समझ गए हैं? इसको हम साफ कर दें। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। किसकी बात करते हैं? भारतीय दर्शन की। तो ये जो भारतीय दर्शन है ये, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहली बात करते हैं हम, पहले दर्शन की बात करते हैं आस्तिक दर्शन। ठीक है, हम बात करते हैं आस्तिक दर्शन। फिर हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, 2 भागों में हमने इसको बांट दिया, भारतीय दर्शन को, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब हम बात करते हैं किसकी? आस्तिक दर्शन की और नास्तिक दर्शन की। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं?
ज़्यादातर सामान्य लोग बोलेंगे कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो क्या है, वो नास्तिक है। लेकिन भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। भारतीय दर्शन कहता है कि जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है और जो वेदों को नहीं मानता है, वेदों की निंदा करता है, वो क्या है, नास्तिक है। मनुस्मृति में एक वाक्य बोला गया है कि नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः, यानी कि जो वेद का निंदक है वो क्या है, वो नास्तिक है। यहाँ पर इस ईश्वर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है वेदों की। ठीक है, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, वेदी तो हैं। तो जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक नहीं है, जो वेदों को मानता है वो आस्तिक है। ठीक है, किसके अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार। ठीक है, ये जो आस्तिक दर्शन है ये षड दर्शन है। कितने दर्शन है, ये 6। ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं, इन्हें यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला है सांख्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा योग, फिर तीसरा न्याय, फिर चौथा वैशेषिक, फिर पांचवा पूर्व मीमांसा और फिर छठा उत्तर मीमांसा। ठीक है, छठा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। उत्तर मीमांसा को हम क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। इतना याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो सांख्य दर्शन है इनके भी कुछ ना कुछ आचार्य रहे होंगे। आस्तिक दर्शन जो हैं, इस 6 आस्तिक दर्शन जो हैं, इनमें जो सांख्य है इसके भी कोई आचार्य रहे होंगे, योग के भी, न्याय के भी, वैशेषिक के भी, पूर्व मीमांसा के भी, उत्तर मीमांसा के भी। तो हम उनके आचार्य को लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, उनके आचार्य को लिख लेते हैं। पहला है, अच्छा कलम बदल लेते हैं, रेड कर देते हैं, नहीं ये कर देते हैं ब्लू। अच्छा, पहले हम सांख्य के लिखते हैं। सांख्य के हैं कपिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं योग के पतंजलि। ठीक है, उसके बाद न्याय के कणाद। ठीक है, न्याय के गौतम। न्याय के कौन है, गौतम। और वैशेषिक के कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के हो जाएंगे, वादरायण। उत्तर मीमांसा के कौन हो जाएंगे, वादरायण। ठीक है, ये हो गया आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन देख लिया हमने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। चलिए फिर से आ जाइए। अब हम बात करते हैं किसकी, नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन कितने हैं, नास्तिक दर्शन की बात करते हैं। चलिए, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उनका एक बार। अच्छा, पेज पर आ जाते हैं। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पुनः से रिवीजन कर लेते हैं। पेन ले लेंगे, यहाँ से रेड वाली ले लेते हैं। हमने बात की थी शिक्षण अभिक्षमता की। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता को क्या कहते हैं, शिक्षण अभिक्षमता को, जो शिक्षण शब्द है ये शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना।
ठीक है। और अभिक्षमता को उन्मुखीकरण भी कहते हैं, अभिक्षमता को अभिवृत्ति भी कहते हैं, और अभिक्षमता को अभिरुचि भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी, हमने इसकी परिभाषा देख ली थी, यानी सीखने की प्रक्रिया में किसी भी विषय वस्तु के साथ उन्मुखीकरण क्या होता है, शिक्षण अभिक्षमता कहलाती है। उसके बाद हमने बात की थी कि जब भी हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है, उस समस्या की समाधान के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं, और उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम शिक्षण कार्य करते हैं, और अंत में जब हमारा शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो फिर हम मूल्यांकन करते हैं। यहाँ तक आपने स्पष्ट देख लिया था। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया में पहला गोला जो शिक्षण का होता है वो कौन सा होता है, शिक्षण का अर्थ होता है। पहला गोला जो होता है वो शिक्षण का अर्थ होता है, फिर उद्देश्य, फिर शिक्षण की अवस्थाएं, फिर शिक्षण का स्तर, और फिर शिक्षण व्यूहरचना, ठीक है। इतने गोले होते हैं। उसके बाद हमने शिक्षण का अर्थ देख लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, शिक्षण के उद्देश्य की। पहले के समय में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो केवल पढ़ाई करना था, लेकिन आज के समय में किसी भी शिक्षा का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे विकासों को देखा, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, भौतिक विकास इत्यादि, भाषाई विकास इत्यादि बहुत सारे विकासों को हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात की थी सांवेगिक विकास की, ठीक है। किसकी बात की थी, सांवेगिक विकास की। और ये जो सांवेगिक विकास है इसमें हमने तीन चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ थी बुद्धि, अच्छा, ठीक है। पहली हमने देखी बुद्धि, यानी मानसिक विकास के अंतर्गत बुद्धि का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, और अधिगम, तीनों का विकास होता है। हम बात कर रहे थे किसकी, अधिगम की हमने देखा था, अधिगम के 4 कारक हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमने यहाँ पर देखा था। पहला कंपोनेंट्स है उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक। दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है पुनर्बलन। यहाँ तक आपने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हमने आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी शिक्षण संस्थाओं की, ठीक है। हमने आपको बताया शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं वो असल में दर्शन है, ठीक है। वो शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं बल्कि क्या है, दर्शन है। तो इनको हमने शिक्षण संस्थाओं को 2 भागों में बांट दिया। पहली थी पाश्चात्य दर्शन, दूसरी थी भारतीय दर्शन, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन को हमने 2 भागों में बांट दिया था, एक था प्राचीन, दूसरा था मध्यकालीन, ठीक है। उसके बाद हमने प्राचीन की बात की थी, उसके बाद हमने किसकी बात की थी, प्राचीन दर्शन की। तो प्राचीन दर्शन के अंतर्गत ये बहुत सारे दर्शन हैं, ठीक है। ये 4 दर्शन हमने आपको बताए। पहला है आदर्शवाद, दूसरा है यथार्थवाद, तीसरा है प्रकृतिवाद, चौथा है प्रयोजनवाद। उसके बाद हमने इनके आचार्य बताए, जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ठीक है, जॉन डीवी। जैसे आदर्शवाद के प्लेटो हैं, यथार्थवाद के अरस्तु हैं, प्रकृतिवाद के रूसो हैं, और प्रयोजनवाद के कौन हैं, जॉन डीवी हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात की थी मध्यकालीन की। मध्यकालीन में 2 थे, कौन से थे, अस्तित्ववाद और, ठीक है, 2 दर्शन थे, कौन कौन से थे, अस्तित्ववाद था और एक था मार्क्सवाद। इनके भी हमने आचार्य देख लेते, एक थे सोरेन किर्केगार्ड और दूसरे मार्क्सवाद के थे क्लार्क मार्क्स, ठीक है, दूसरे लेनिन भी हैं। इतनी बात हमने यहाँ तक आपसे कर ली थी। उसके बाद अगली स्लाइड में हम चलते हैं, अगली स्लाइड में हमने आपसे बात की थी किसकी, भारतीय दर्शन की, ठीक है। भारतीय दर्शन की हमने बात की थी। उससे पहले हमने आपको बताया था, अच्छा इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था भारतीय दर्शन में भारतीय यानी भारत का, दर्शन यानी दर्शन जो शब्द है वो दृश्य धातु से मिलकर के बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है देखना। संस्कृत में कहा गया है दृश्यते इति अनेन दर्शनम, इति दर्शनम, ठीक है। दर्शन क्या है, जिसके द्वारा किसी को देखा जाए, जिसको देखा जाए उसे को क्या कहते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो भारतीय दर्शन है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन, ठीक है। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और इसके विपरीत जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में ये 6 दर्शन है, 6 दर्शन यानी 6 दर्शन है। पहला है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक
फिर पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनके प्रवर्तक आचार्य हमने देखे थे, जैसे सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के यानी वेदांत के कौन है, बादरायण हैं। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, नास्तिक दर्शन की। नास्तिक दर्शन के हमने आचार्य देख लिए थे, आचार्य नहीं, हमने नास्तिक दर्शन देख लिए थे। कौन कौन से हैं, पहला है चारवाक, दूसरा है गौतम, तीसरा है जैन। ठीक है, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, और अच्छा ये गलत हो गया क्या, गौतम बुद्ध, अच्छा ये हमने गलत कर दिया है यहाँ पर। दूसरा जो ये दर्शन है ये है बौद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं है, ये बौद्ध दर्शन है। कौन सा दर्शन है ये, बौद्ध दर्शन है। तो यहाँ से गौतम बुद्ध को हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अच्छा रेज ही कर देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं, यहाँ से गलत हो गया, इरेज कर देंगे। थोड़ी छोटी कर लो यहाँ से। कौन सा दर्शन है, बौद्ध दर्शन। ठीक है, कौन सा दर्शन है, बौद्ध दर्शन। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, बौद्ध चारवाक दर्शन की, बौद्ध दर्शन की, और फिर किसकी, जैन दर्शन की। इनके आचार्य देख लिए थे, आचार्य हैं चारवाक दर्शन के महर्षि चारवाक हैं, बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध हैं, और जैन दर्शन के महावीर स्वामी हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अच्छा ये जो महावीर स्वामी हैं ये जैन के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो गई थी। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अच्छा मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हमने पढ़ाया है, ये जो हमने जितना भी पढ़ाया है ये PDF के रूप में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। कुछ भी यहाँ से उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ आपको समझना है। यहाँ केवल मैं आपको केवल समझाऊंगा और उसके बाद जो भी उतारने का जो भी होगा ना, ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जितना भी लिखा है ये मैंने सारा का सारा सिस्टमेटिकली तरीके से सारा का सारा PDF में लिख दिया है। और PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी।